यूपीएससी की जो स्ट्रेटेजी है 80:20 है ना, 20% पढ़ो और 80% आप गेन करके जाओ। तो उसी के लिए हम आर्ट एंड कल्चर के हाई इम्पैक्ट एरिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले वाला जो हाई इम्पैक्ट एरिया रहेगा वो हमारा रहेगा पेंटिंग। तो इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 थीम रहती है। इन 7 8 थीम को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आई कैन अश्योर यू कि आपके 8 से 9 नंबर तो देखो कहीं नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में 8 से 9 नंबर कहीं नहीं गए। और आई वुड से कि 8 से 9 नंबर आर्ट एंड कल्चर में लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप इतने ले आते हो ना तो ये देख लीजिए आपके सक्सेस होने के चांसेस फिल्म्स में काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये ना सिर्फ प्रीलिम्स बट मेंस के लिए भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी थीम रहेगी पेंटिंग्स की, है ना। पेंटिंग्स में भी देखो सबसे पहले केव पेंटिंग्स एंड देयर लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग विथ देयर लोकेशन, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जैसे भीमबेटका है, पंचमढ़ी है, बादामी केव्स है, एलोरा केव्स, अजंता केव्स, बराबर केव्स, उदयगिरी केव, हाथी गुम्फा केव। तो ये सब क्या हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप की केव्स है। तो आपको क्या करना है, एक मैप लेना है, उस मैप में डिफरेंट जो केव्स हैं उनकी लोकेशन हमको ट्रेस करनी है। वो किस स्टेट में है ये पता होना चाहिए, पहले बात। दूसरी बात कि वो क्यों फेमस है, ठीक है। तीसरी बात कि वो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, या हो सकता है किसी झील के किनारे स्थित हो, या वाई इट इज़ फेमस। ओके, वाई इट इज़ फेमस। अगर मैं पूछूँ कि अजंता केव्स, तो अजंता केव्स वागोरा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। अगर मैं बोलूँ कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये बुद्धिज्म साइट है, बुद्धिस्ट साइट है एक। और टू बी प्रिसाइज ओनली बुद्धिस्ट साइट है ना। ये यहाँ पे जो जैनिज्म है उसके कोई भी अवशेप हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि भीमबेटका, तो भीमबेटका बोलते ही सबसे पहले दिमाग में अगर कुछ चीज़ क्लिक करनी चाहिए वो है कि ये एक एंशियंट पेंटिंग साइट है। यहाँ पे जो है केव पेंटिंग पाई गई है प्राचीन काल में, बहुत पहले। तो ये चीज़ें क्लिक होनी चाहिए दिमाग में, देखो, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैप लेंगे, मैप में इन सारी लोकेशंस को ट्रेस कर देंगे, पहली बात। दूसरी, पेंटिंग में ही दूसरे टाइप की पेंटिंग आती है जिसको हम कह सकते हैं मिडिएवल पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग, या इसका हम मिक्सचर कह सकते हैं, है ना। क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है ये इसी टाइम पीरियड के दौरान विकसित हुई थी। जैसे कि आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए कुछ कलमकारी पेंटिंग, बनी ठंडी पेंटिंग, पट्ट चित्रकला क्या होती है, जादू पट्टिया, मंजूषा पेंटिंग, कांगड़ा, है ना, और मधुबनी, वर्ली। इनके बारे में भी सेम चीज़ पता होनी चाहिए। मैप लेना, मैप में सारी जगह ट्रेस करना कि ये पेंटिंग यहाँ पे जो है वो होती है। साथ में कुछ जैसे कि इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, फॉर एग्जांपल कि कलमकारी है, इसके अलावा मंजूषा पेंटिंग है ना, तो मधुबनी पेंटिंग है, तो वर्ली पेंटिंग है। तो इनके बारे में 2-2 3-3 बातें पता कर लेना। जैसे वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र एवं गुजरात की वर्ली ट्राइब द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो जिसको आप थोड़ा नोट कर सकते हो। तो इनके बारे में बेसिकली ये आइडिया चाहिए। अच्छा, और अगला हम देखते हैं, अगली हमारी थीम रहेगी आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर में भी सबसे पहले एक तो एंशियंट आर्किटेक्चर में डेफिनेटली पता होना चाहिए। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कौन कौन से, चैत्य, विहार, स्तूपा, है ना। अगर चैत्य में भी अगर थोड़ा सा वो डीप में जाएंगे तो कार्ले के चैत्य के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा विहार है ना, विहार में भी नालंदा है, और साथ में विक्रमशिला महाविहार है। तो ये सब जो महाविहार है इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्तूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024। फॉर एग्जाम्पल स्तूपा की अगर मैं बात करूँ तो सांची स्तूप, भरूच स्तूप, अमरावती स्तूप, तो इनके बारे में आप देख लेना। और साथ में ये बात जरूर देखना कि ये किस नदी के किनारे स्थित है या किस स्टेट में है। देखो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का एक ही फंडा है। आप किसी भी साइट या किसी भी लोकेशन को अगर पढ़ रहे हो या कोई भी पेंटिंग पढ़ रहे हो तो इन दोनों को आपको कोलैबोरेट वे में पढ़ना होगा। अगर कोई पेंटिंग पढ़ी तो वो पेंटिंग कहाँ पे होती है ये पता होना चाहिए, है ना। दूसरी बात कि अगर मान लो कोई स्तूप अगर आपने पढ़ा है, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, है ना, अमरावती स्तूप, ये कहाँ पे है, इनकी रिलेटिव लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में सीधा वो यही देते हैं, आपको ऐसे घुमा सकता है कि सांची का स्तूप है वो जो है वो आंध्र प्रदेश में, तो आपको ऐसे भी घुमा सकता है वो, अगर इजी क्वेश्चन अगर देना हुआ हो। तो ये क्या है, ये बेसिकली बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं कि हाँ भाई कि ये बताओ कि ये हमारी जो है ये बुद्धिस्ट साइट है, अब ये बताओ कि ये कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे इनका लोकेशन है, बताओ। ये सब यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है।
लास्ट टू लास्ट ईयर ही उन्होंने अशोक के जो शिलालेख हैं उनके ऊपर क्वेश्चन डाला है, और साथ में ये पूछा है कि अशोक के जो शिलालेख है वो कहाँ कहाँ स्थित है। उन्होंने एक तरफ उनका लोकेशन था और दूसरी तरफ उनका जो भी बिलोंगिंग स्टेट था वो था, और फिर मैच कर रखा था उनको। तो यही है कि अगर आपको ये चीज़ पता होगी ना तो आप इजीली क्वेश्चन बना ले जाओगे, है ना, और आप अपने 2 नंबर पक्के कर लोगे इसमें। इसके अलावा मीडिएवल आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो फतेहपुर सीकरी हो गया, ताजमहल हो गया, या राजस्थान का कुछ आर्किटेक्चर जैसे कि हवा महल, है ना, जंतर मंतर, तो ये सब आप ब्रीफली देख लेना। एक तो लोकेशन इनके देख लेना, और दूसरा बेसिकली ये क्या है, इनमें से कई सारी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो एक एक्सरसाइज आप खुद से करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव। आप क्या करना कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ पे जाना, और उन्होंने हमारी जो यूनेस्को साइट्स है उनके बारे में क्या चीज़ें लिख रखी है एक बार उनको पढ़ लेना। आपको शायद यकीन नहीं होगा, बाकी अजंता केव्स से जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन वहीं से उठ के आया था, या नहीं तो CCRT के अगर आपके पास नोट्स हो तो उन्हीं में से आप ये आर्किटेक्चर वाला पोर्शन देख लेना। आई रिपीट, आर्किटेक्चर वाला पोर्शन आप CCRT की वेबसाइट या यूनेस्को से जरूर देख लेना। ये यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो डेफिनेटली पक्का ही पक्का है, ये तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि यूपीएससी ये है कि इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, और जिस साल अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया वो आपको हिट करना है। इसके अलावा तीसरी हमारी थीम आर्ट एंड कल्चर में बनती है मैपिंग की। मैपिंग में भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उनकी क्या क्या लोकेशंस है, साथ में उन लोकेशन से हमें क्या क्या मिला है ये भी पता होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस के लोकेशन, वो जो कि मैंने अभी पहले ही आपसे डिस्कस किए हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है कि इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट, या ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर बुद्ध ने स्वयं से विचरण किया है। और चौथी इंपॉर्टेंट थीम वो है कि एंशिएंट टाउन्स एंड देयर लोकेशन। आप बोलोगे कि सर आप तो कब से लोकेशन बोले जा रहे हो, पर बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन बेट यू और आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने इतना कर लिया ना, अभी जितना बताया, 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ये एक्सरसाइज है एग्जाम से पहले करने की, क्योंकि जब यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा तब हम सिर्फ यही सोचेंगे कि काश उस टाइम एक्सरसाइज कर लेता ना तो इस बार हम मेरे 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। पर फिर बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे बढ़िया कि भाई अभी कर लो ना, अभी आपके पास टाइम भी है, तो अभी आप ये एक्सरसाइज जरूर करना। इसके अलावा तीसरी जो थीम है विच इज़ लिस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है कि ट्रेवलर्स के बारे में थोड़ा देख लेना। ट्रेवलर्स जैसे कि कौन कौन सा ट्रेवलर्स कब कब आया था। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे वेनसांग है तो वो आया था हर्षा के काल में। इसके अलावा फायान है तो वो आया था चंद्रगुप्त II के पीरियड में। तो ये कुछ ट्रेवलर्स है और उनका टाइम पीरियड कि वो किस टाइम पीरियड के टाइम आए थे। चौथी इंपॉर्टेंट थीम है, एक क्वेश्चन आप लिखवा के ले लो, रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिखवा के ले लो, है ना। इसमें से बुद्धिस्ट रिलीजन और जैनिज्म हाईली इंपॉर्टेंट। इनमें क्या क्या देखना है, बुद्धिस्ट एवं जैन रिलीजन में आपको बेसिकली उनकी बुक्स देखनी है। लास्ट ईयर यूपीएससी ने जैनिज्म की बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। इस बार बुद्धिज्म से रिलेटेड बुक्स के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो बुद्धिस्ट एवं जैन के जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, पहली बात उनके बारे में देखना। दूसरा उनकी बेसिक फिलोसॉफी क्या है। हो सकता है कि ये जो है विभिन्न सेक्ट्स में डिवाइड हो, विभिन्न संप्रदाय में विभाजित हो, ये जो भी धर्म है ना, चाहे वो अपना जैन धर्म हो सकता है, चाहे बुद्ध धर्म हो सकता है। साथ में इनकी बेसिक फिलोसॉफी क्या है, इनकी कौन कौन सी मीटिंग्स हुई थी, जिसको हम संगति भी कहते हैं या बैठक भी कहते हैं। साथ में डिफरेंट टाइप के इनके तीर्थंकर्स कौन है, इनके बोधिसत्व कौन है, इनके बारे में आपको आइडिया चाहिए, है ना। और इसके बारे में बेसिक डिफरेंस देख लेना कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, है ना। इसके अलावा थोड़ा साउथ पे भी थोड़ा नज़र घुमा लेना, थोड़ा साउथ घूम के भी आ जाना। साउथ में जैसे कि संगम लिटरेचर है, तो संगम लिटरेचर में सोसाइटी का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो किस टाइप की उस टाइम सोसाइटी थी, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक आइडिया रख लेना, ठीक है। संगम साहित्य का निर्माण कब कब हुआ और उसके लिए भी कितनी बैठकें हुई है, किस किस बैठक में क्या क्या कंक्लूजन निकला है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट। यूपीएससी ने अभी तक इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो क्वेश्चन आने के डेफिनेटली चांसेस हैं। तो पांचवी हमारी थीम रहेगी भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले इनके बारे में क्या देखना है कि जैसे भक्ति मूवमेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि सगुण एवं निर्गुण जो विचारधारा है वो कौन कौन सी है।
इसके अलावा जैसे कि अलवार, नयनार, ये डिफरेंट टाइप के हमारे जो है संत थे, ये इनकी बेसिक आइडियोलॉजी में क्या फ़र्क था। इसके अलावा कौन सा संत किस दर्शन पर आधारित था, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कबीर है तो उन्होंने निर्गुण भक्ति को प्रमोट किया, ऐसे ही जैसे कि तुलसी है तो उन्होंने सगुण भक्ति को प्रमोट किया, है ना। तो कौन सा संत किस विचारधारा से एसोसिएट था वो भी आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो भारत का छठ दर्शन है ना, तो इसके बारे में भी आप देख लेना। साथ में छठ दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं, 6 दर्शन आते हैं, और साथ में उन दर्शन का जो है शुभारंभ किसने किया वो भी देख लेना। और इसके अलावा एक दो बातें पता हो तो वेल एंड गुड। देखो इस लिमिट तक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे तो फिर वही है कि फिर तो जितना पढ़ो उतना कम है। बट अगर इतना आपने इस बेसिक लेवल तक अगर आपने पढ़ लिया है, या मैं कह सकूँ नॉट बेसिकली ये बेसिक प्लस लिटिल एडवांस, है ना, अगर इस लेवल तक पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, क्योंकि आप लगभग ऑलमोस्ट सारा ही पढ़ के जा रहे हो, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ के जा रहे हो, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है कि उनका दर्शन, उनका वो किस दर्शन पर आधारित है। जैसे कि कबीर द्वारा बीजक, दोहा वगैरह लिखे गए, साथ में गुरु नानक जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किया गया। तो ये सब क्या है, ये सब संत हैं और साथ में उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। इसके अलावा अगर मैं सूफी मूवमेंट के बारे में बात करूँ तो सूफी संत और साथ में वो किस सिलसिले से रिलेटेड थे ये पता होना चाहिए, और उन्होंने क्या क्या बोला ये भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अगर एमसीक्यू आ गया कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल सूफी संत का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आप अंदाज़ा लगा लोगे कि यार ये था। बेसिकली उन्होंने लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट किया। तो अगर ये आ जाए कि उन्होंने भाईचारा, बंधुत्व वगैरह, समानता, स्वतंत्रता, इनको प्रमोट किया, तो डेफिनेटली अगर ये आ जाए कि इन्होंने जो वर्णा सिस्टम है उसको सपोर्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्णा सिस्टम को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो आप वैसे ही क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। इसके अलावा आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आर्ट में भी आप वही चीज़ करोगे, है ना, एक मैप लेना, साथ में एक मैप लिया और उसके ऊपर हेडिंग डाल दिया हमने कि भाई डांसिंग आर्ट्स। तो अब डांसिंग आर्ट में आपको क्या करना है कि कौन कौन से क्लासिकल डांस है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं क्लासिकल डांस, कथक क्या है, मोहिनीअट्टम, है ना, ये सब जो भी हमारे उड़ीसी वगैरह, ये सब जो हमारे क्लासिकल डांसेज हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, है ना। एक तो डांस फॉर्म के बारे में, आर्ट्स के बारे में, और दूसरा मार्शल आर्ट से क्वेश्चन आया नहीं है। तो अब आप समझ गए आपको क्या करना है, एक मैप लेना, उसमें मार्शल आर्ट लिख देना, और डिफरेंट टाइप्स की मार्शल आर्ट जो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है पता होना चाहिए। साथ ही कलरी पट्टू के बारे में स्पेशली देख लेना। इसके अलावा जैसे कि इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस है तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा पढ़ो उनको, बट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म देख लेना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि त्रिभंग जो फॉर्म है वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली उड़ीसी से रिलेटेड है। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इन डांस फॉर्म के बारे में आप पढ़ के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप उसमें से निकाल लेते हो, तो तभी जाके ये क्वेश्चन आपका सही होगा। तो समझ रहे हो किस लेवल तक पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है ये भी बता रहा हूँ, साथ में किस लेवल तक नहीं पढ़ना है ये भी बता रहा हूँ, और कहाँ पर फोकस करना है ये भी बता रहा हूँ, कहाँ पर फोकस नहीं करना है ये भी बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो अगली थीम रहती है हमारी जीआई टैग की। जीआई टैग में बेसिकली एक तो इम्पोर्टेंट जीआई टैग, और दूसरा जो रिसेंट में जीआई टैग मिले हुए यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके बारे में और ज़्यादा मत देखना, क्योंकि ये वैसे भी कम क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, और पूछेंगे तो भी सिर्फ ये पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से कि ये जीआई टैग है और ये बताओ कि ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा पूछना बेसिकली यूपीएससी के लिए भी फिजिबल नहीं है। अगली थीम रहेगी हमारी, जो कि लास्ट थीम रहने वाली है, वो रहने वाली है कि मध्यकाल से रिलेटेड, यानी कि जो मिडिवल पीरियड है उससे रिलेटेड हमारा आर्किटेक्चर क्या था, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बैठ सकता है, पर इस वाले क्वेश्चन को हम हिस्ट्री में डालें या आर्ट एंड कल्चर में डालें, इट इज़ डिबेटेबल। बट हमको क्या फोकस करना है, भले कहीं से भी आ तो पेपर में रहा है, तो भले आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से पूछे या हिस्ट्री पोर्शन से पूछे, हमें तो क्वेश्चन को सही करना है। इसमें आप क्या हिट करोगे, इसमें आप इम्पोर्टेंट रूलर्स को हिट करोगे, जैसे कि अकबर, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे कि इल्तुतमिश, हैं। तो इन सबको आपने हिट कर लिया। साथ में अगर मैं मुग़ल पीरियड की बात करूँ तो अकबर के बाद जहांगीर है, शाहजहाँ है ना, तो उन्होंने अकबर का बेटा जैसे जहांगीर है और फिर शाहजहाँ है, तो इन तीनों ने मिलकर आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित
प्रोत्साहन किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्लरिश हुआ था इस टाइम। तो ये सीधी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इन्होंने जो भी आर्किटेक्चर बनाए हैं उनके बारे में बेसिक आइडिया रख लेना। इस टाइप का सवाल यूपीएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पूछ सकता है। जिस हिसाब से यूपीएससी का ट्रेंड है, वो ये ट्रेंड है कि वो किसी एक साइट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे देगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ साइट विच हैव 4 मीनार्स, तो ऐसा कुछ देके, है ना, एन ओनियन लाइक, है ना। तो ऐसा कुछ बना सकता है किसी एक जो हमारे साइट है या आर्किटेक्चर है, मोन्यूमेंट है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ कि भाई ये किसके बारे में लिखा हुआ है। तो वो हमारा हवा महल भी हो सकता है, हमारा ताजमहल भी हो सकता है ना, हमारा जामा मस्जिद भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में बस विजुअल के थ्रू थोड़ा देख लेना कि अगर मान लो ये बोल दिया कि ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो पूरी की पूरी जो है मार्बल से बनी है, तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी? ऑब्वियस सी बात है, ताजमहल आएगी। अगर ये बोल रहे कि ये रेड सैंडस्टोन से बनी है और ये दिल्ली में स्थित है, तो सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में आएगी? ऑब्वियसली लाल किला। समझ रहे हो? तो ऐसे थोड़ा देख लेना इनके बारे में। दूसरी चीज़ जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है डिफरेंट टाइप के वंश, है ना, कितने हमारे मध्यकाल में वंश हुए हैं, ये देख लेना। और उनको स्थापित करने वाला राजा कौन था। इसके अलावा उनकी राजधानी, देखो राजधानी से क्वेश्चन है ना, इनडायरेक्टली पूछ रहा है। जैसे कि एक आध बार उन्होंने ये पूछा है कि भीलसा, द्वार समुद्र, ये सब जो है वो उनकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है। तो बेसिकली द्वार समुद्र क्या है? द्वार समुद्र एक राजधानी रहा है, एक बहुत ही बड़े किंगडम की राजधानी रहा है। तो डिफरेंट टाइप के जो वंश हैं वो देख लेना, साथ में उनकी जो कैपिटल्स है वो देख लेना। और इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैप लो और मैप में आप ये सब चीज़ें लोकेट करो। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने आपको बता ही दिया है। आप यूनेस्को की साइट से जाके आप देख सकते हो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स। डिफरेंट टाइप के रूलर्स हैं, है ना, तो उनकी क्रोनोलॉजी क्या है बेसिकली, है ना, तो वो आप देख लेना। डिफरेंट टाइप के रूलर्स या डिफरेंट टाइप के वंश जो हम कह सकते हैं ना, तो उनकी क्या क्या क्रोनोलॉजी रही है, साथ में वो किस प्लेस पर अपना उनका किंगडम किस प्लेस पर था, किस स्टेट में था, इन्फ्लुएंस कहाँ तक था, बेसिक आइडिया, बस दैट्स इट, है, इतना सा देख लेना। और है ना, ये सब देख लेना, है ना। तो ये हो गया हमारे थीम 1 और थीम 2, जो कि एक तो PYQ एनालिसिस, दूसरा 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से ही मैं 2024 के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लगवा देता हूँ। एक तो क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। यूनेस्को साइट, और यूनेस्को साइट के अलावा, है ना, ये अपने ये पेंटिंग्स ना, पेंटिंग्स में भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एक तरफ पेंटिंग और एक तरफ उनका प्रेजेंट लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा मैपिंग वाला पोर्शन इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। मैपिंग में मैंने आपको 4 बातें बताई थी, 4 चीज़ों पे आपको मैपिंग तो डेफिनेटली करनी है। फॉर एग्जांपल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या क्या प्लेसेस हैं, अशोक के इंस्क्रिप्शन के क्या क्या प्लेसेस हैं, है ना। इसके अलावा बुद्धिस्ट साइट कौन कौन सी है, और कुछ एंशिएंट साइट्स जो कि उनकी जो प्रेजेंट लोकेशन क्या है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये मैपिंग वाला पोर्शन है। इसके अलावा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आर हाईली इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा, है ना, दैट्स इट। तो ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है ये वही है। इसके अलावा पेंटिंग्स में ही आप ये देख लो कि मॉडर्न एंड मीडिएवल पेंटिंग में मैंने लिखाया कि जैसे कि कलमकारी, है ना, बनी ठनी, जादू पट्टी या मंजूषा, तो इसके बारे में भी पूछ सकता है ना। यूपीएससी का ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, और यूपीएससी की खास बात ये रहती है कि वो ट्रेंड को फॉलो करती है, और जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया रहते हैं वहाँ पे उनके पूछने के क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये भी हमारा थीम 2 है, थीम 2 भी कंप्लीट हो गया है। और थीम 3 है ना, जो कि ये है कि बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आपको विज़न के लगाने हैं, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आपको विज़न के लगाने हैं। तो इसके लिए आप, है ना, आप कहाँ लिखा था मैंने, हाँ, एक पेपर नंबर 12 है आर्ट एंड कल्चर के लिए, है ना, ये आप उसको विज़न IAS की टेस्ट सीरीज़ का पेपर नंबर 12 ये आप डेफिनेटली लगाओगे। इसके अलावा 4 और 5 भी है, वो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो आप इन दोनों को ही आप लगा सकते हो, है ना, 4 और 5, है ना, या 6 भी हो सकता है ना। तो ये जो पेपर है आर्ट एंड कल्चर के,
वो मैं आपको ग्रुप पर ही मैं अपलोड कर दूंगा ये पेपर, और ये विजन आईएएस का आप ये पेपर लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो थीम 3 भी हमारी कंप्लीट हो गई, और अब थीम 4 पे चलते हैं, जो कि ये रहता है कि बेसिकली आपका जो भी डाउट्स हैं, है ना, इस सेशन के रिगार्डिंग, खास करके प्रीलिम्स 2024 के रिगार्डिंग, तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो अगर जो भी पूछना चाहे, तो जो भी कुछ पूछना चाहे, दे आर फ्री टू आस्क, है ना, जिसको भी जो पूछना हो, जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है। सर मैंने नितिन सिंघानिया को फॉलो किया हुआ है, और फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है उसे फॉलो किया है, और खुद के नोट्स हैं। तो अभी थोड़ा रिटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सोच रहा हूँ इसमें से थोड़ा सा कुछ सिलेक्टेड ही देखूँ, या तो फाइन आर्ट और नोट्स ऐसे कुछ करके। तो उसको थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए क्या सोर्सेज। देखो, ऑर्डर ये रखना है ना, सबसे पहले फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, पहले बात। दूसरी बात, नोट्स नितिन सिंघानिया को आप छोड़ सकते हो, है ना, और नितिन सिंघानिया के केवल उन्हीं टॉपिक पे हमको फोकस करना है जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, है ना। अगर इन टॉपिक्स को आपके नोट्स में इंक्लूडेड हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, और कुछ टॉपिक्स अगर आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, वो नितिन सिंघानिया में है, तो आपकी प्रायोरिटी, जो तीसरी प्रायोरिटी रहेगी वो नितिन सिंघानिया रहेगी, और नितिन सिंघानिया के वो टॉपिक जो आपके नोट्स और फाइन आर्ट्स में कवर्ड नहीं है और जो मैंने बताए हैं। समझ गए? ओके सर, हाँ, ठीक सर। ये क्रोनोलॉजी रखना। नितिन सर सिंघानिया, रेटिंग करने में एनसीईआरटी में फाइन आर्ट की है, उसमें फैक्ट्स ज्यादा दिए, जैसे टेम्पल वाला एक जो चैप्टर है उसमें है, और पेंटिंग्स वाला है, और ये कुछ चैप्टर लगता है पढ़ते समय तो लगता है याद हो रही है चीजें, लेकिन जब जैसे बंद करते हैं वो फिर सोचते हैं चीजों के बारे में तो रिकॉल नहीं हो पा रही होती। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था, है ना, पर मैं आपको क्या एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल अप्लाई करना, है ना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को अप्लाई करना। वो ये है कि आप इनको मैपिंग के साथ पढ़ना। देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये आप पैसे देके भी अगर कहीं पे जाओगे ना, तो भी कोई नहीं बताएगा। आप मैप लो, और मैप में इंपॉर्टेंट लोकेशंस को आप लोकेट करो, और साथ में जिस चीज़ को आपने लोकेट किया है उस पर ही आगे थोड़ा सा डैश लगा के उसके उसके बारे में इंपॉर्टेंट दो दो तीन तीन बातें आप लिख लो। ये अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो ये देख लो कि आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, बट वो इतनी लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में वो चीज़ रहेगी कि वो चीज़ आपसे मिस नहीं होगी फिर। समझ रहे हो? जी सर। ये चीज़ मैंने खुद ने अप्लाई की है, मैं तभी बता रहा हूँ। और जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, मैंने खुद ने अपने पे अप्लाई की है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन 5 से 6 सालों में, या 3 मेंस में, या 2 इंटरव्यू में, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप मैपिंग के ज़रिए आर्ट एंड कल्चर को लिंक करके पढ़िए। मैपिंग प्लस आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों को लिंक करिए, सेग्रीगेट में मत पढ़िए। डेफिनेटली इस चीज से फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन अभी ऐसे करते हैं पढ़ते हुए फिर आगे निकल जाते हैं, लेकिन अभी जैसे मैप उठाएंगे उसमें लोकेशन मार्क करेंगे फिर लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय देंगे पेशेंटली, तो वो रिटेन हो जाएगी, बिल्कुल और एक रिटेन दो हो बार ही जाएगी। देख लें हाँ, जाएंगे। और जो टॉपिक मैंने बताया है ना, देखो देखो, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। अगले 1 दिन या 2 दिन में आप अपने आप को देके 10-15 मैप खरीद के लाके, है ना, उनमें ये चीज़ लोकेट करो, खुद से प्रैक्टिस करो। देखो मैप मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। रियलिटी तो जी देखो सर, ये है। बिल्कुल सर, करते हैं सर, सही बिल्कुल। आज से ही करते हैं, अभी करूंगा सर, प्रिंट आउट निकाल। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। थैंक यू। अशोक कुमार ने हैंड रेस किया है। अभिनव बंसल, बताइए। हाय सर। सर हम लोग भी आईएसएम के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। अभी सर हम लोग फाइनल ईयर में हैं, एंड सर अभी हम लोग भी अभी देने वाले हैं अटेम्प्ट, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सर अभी मतलब हम लोगों ने 1-2 मंथ्स में अभी रिवीजन किया है सारा, सारे कोर्सेज का। लाइक अभी बस हमारा हिस्ट्री एंड कुछ कुछ चीजें बाकी है। एंड अभी मतलब हम लोग अभी हम क्या करना चाहिए बेस्ट हमें। तो अभी बेसिकली हम लोग अभी तो पीवाईक्यूज और मॉक्स का प्लान कर रहे थे। तो सर पीवाईक्यूज कर रहे हैं साथ में, तो उसको एनालाइज करें तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, उनके ऑप्शंस को अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको कैसे लेके सर थोड़ा गाइड एंड कीजिए। कितने मॉक हमें देने चाहिए, और मॉक में स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग थोड़ा।
लाइक अभी 50 60 ऐसा रेंज करता है। चलो और बढ़िया रीजन लगा वाले कि में थोड़ा बढ़िया लगा कि कोई कॉलेज से कोई सवाल पूछ रहा है ना, बढ़िया लगता है। ठीक है, Yes, sir. चलो आपका जो सबसे पहला प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि अभी हमको क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो स्टिक टू नोट्स। पहली बात, नोट्स के अलावा हमको कोई चीज़ अभी कुछ नया मत उठाना, जो चीज़ पहले पढ़ा है स्टिक टू नोट्स। दूसरी बात, एक दिन दो आप जो भी मैंने बताया ना, उन चीज़ों को आप मैप में लोकेट करो, एक ये प्रैक्टिस करो। तीसरी चीज़ कि जो क्वेश्चन पेपर मैंने बताए हैं, सजेस्ट किया है, उसको आप लगा सकते हो, है ना। और टोटल कितने मॉक पेपर लगाने चाहिए, तो डेट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मेरे हिसाब से अगर आप जा रहे हो ना, तो आप 30 से 35 पेपर तो एटलीस्ट लगा के जाओ। आपका ऑब्वियसली फर्स्ट अटैम्प्ट है क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो। सर सर 30 से 35 पेपर सेक्शन लगाए या फिर टोटल फुल लेंथ पेपर लगाए? हाँ, गुड क्वेश्चन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन बेसिकली, है ना। 20 पेपर आप सेक्शनल लगा सकते हो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड 10 to 15 जो है वो आप फुल एंड टेस्ट लगा सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे हमें प्रैक्टिस तो करना ही होगा पेपर्स का अभी। हाँ, बिल्कुल 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 प्रैक्टिस करना है। अच्छा सुनो, ये हाँ हाँ देखो, ग्रुप पे है ना एक वो भी अपलोडेड है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का एक शेड्यूल भी अपलोडेड है, तो वो देखना एक बार, है ना। हाँ, हाँ, वो देखना। परफेक्ट। हाँ, और साथ में ना फिर उसको थोड़ा लिंक करके पढ़ना कि हमें फुल एंड टेस्ट कब लगाने हैं, हमें सेक्शनल कब लगाना है। पर बेसिकली अब तो लास्ट वीक चल रहा है, तो ऑलमोस्ट सेक्शनल के तो टाइम गया, लेकिन फिर भी आप एक बार शेड्यूल देख लेना, और उसके हिसाब से एक बार अपना शेड्यूल भी बना लेना मॉडिफाई करके। ये सर एक बैच को हम लोग फॉलो कर रहे थे अभी, तो उसमें भी सेक्शनल टेस्ट तो हुए हैं मतलब अभी, और आगे थोड़ा सा रहेगा उसमें भी। हम्म, हाँ तो ठीक है, हाँ, बढ़िया है। तो सेक्शनल टेस्ट है तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है। एंड सर एक थोड़ा प्रॉब्लम कि मार्क्स अगर कम आते हैं तो थोड़ा सा वो रहता है, पेपर अगला पेपर देने में थोड़ा हेसिटेंट होता है कभी कभी। हाँ देखो, तो मेरा एक ही प्रिंसिपल है टेस्ट का। जब तक जितना आप टेस्ट लगाते हो ना, उसका एक ही पर्पज़ है, आई रिपीट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के हिसाब से या प्रैक्टिस के हिसाब से या पेपर दिया करो, और ये सोचा करो कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसमें भले ही मेरे मार्क्स कुछ भी रहे, चाहे मेरे मार्क्स 100 आए, चाहे मेरे मार्क्स 80 आए, 60 आए, 50 आए या 150 आए, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं प्रैक्टिस के लिए पेपर दे रहा हूँ, और साथ में इससे मैं कुछ आउटकम भी ले सकूँ, है ना। बस यही पेपर का पर्पज़ है। और अपने आप को कभी जज मत करो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं और मेरा नहीं हो सकता या मेरा मुश्किल होगा, ये सब बिल्कुल छोड़ दो। अभी सिर्फ साधु बन जाओ, लाइक ए मॉन्क। एंड चीजों को याद रखने की सॉल्यूशन भी, मतलब प्रॉब्लम भी इससे खत्म हो जाएगी, मतलब चीजें याद ना रहने की प्रॉब्लम भी, बिल्कुल बिल्कुल जितना आप, पेपर प्रैक्टिस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर सर रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें फिर क्वेश्चंस को टारगेट करने पे, क्योंकि क्वेश्चंस टारगेट करते ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें याद रहती है एज कम्पेयर टू पढ़ने से। देखो कॉम्बिनेशन, आई रिपीट कॉम्बिनेशन, है ना। जो भी पेपर लगा रहे हो पहले एक बार रिवाइज कर लो, जो भी आपके नोट्स हो, फिर पेपर लगाओ। यूँ नहीं किया कि मुंह उठाया और पेपर लगा दिया, तो फिर तो ऑब्वियसली आपके 10-15 मार्क्स तो डेफिनेटली कम ही आएंगे, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इससे बढ़िया कि रिवाइज करो, पेपर लगाओ, ठीक है। फिर अगला जो पेपर लगाने वाले हो उससे पहले उस सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज कर लो, फिर पेपर लगाओ, है ना। और इसी लूप में चलने दो। जैसे ही 7 दिन हो जाए, तब 7 दिन में आपने जो भी पेपर लगाए हैं, एक बार 7वें दिन उसका रिविजन कर लो। हाँ, हाँ, देखो 4-5 इसकी कोर वैल्यूज़ है, उसको फॉलो करना है। रीड लेस, रिवाइज मोर। यस सर। किसने मैसेज भी किया है शायद। सर मैंने अभी फुल लेंथ एक भी नहीं लगाया है, और सेक्शनल मैंने 31 लगा लिए हैं अभी तक पिछले 3 महीनों में। अच्छा, सेट के सर 11 टेस्ट लगा लिए हैं मैंने, और सी सेट के 11 लगाए हैं, उनमें मेरे 85-80 ऐसे आ रहा है स्कोर। ठीक लेकिन है, पिछले साल का जो मैंने सी सेट लगाया उसमें मेरे 62 मार्क्स आए थे, ठीक है। और फुल लेंथ अभी लगाया है। मेरे को मॉक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, गाइड कर दीजिए, मेरे को आप आगे क्या करना चाहिए। आपने सेक्शनल भी थोड़ा कम लगाए है ना, तो कोशिश करो कि अगले एक हफ्ते तक आप लगभग 3 से 4 पेपर सेक्शनल के और लगा लो, उसके बाद आप फुल लेंथ स्टार्ट कर देना, है ना। सेक्शनल सर मैंने 31 लगा लिए हैं, 31 लगा चुका हूँ ऑलरेडी। 31, फिर तो बढ़िया है। फिर तो आप चाहो तो अभी से आप लगभग, आपका 31 में तो पूरा सिलेबस कवर हो गया होगा सेक्शनल का, क्यों।
हाँ सर, दो बार हो गया सर। एक तो आपके साथ अभी हो गया, ये पूरा मैंने फॉलो किया हुआ है। और इससे पहले दृष्टि वाला जो था इंटीग्रेटेड, उसमें हो गया है। 2 बार मैंने कर लिया रिवाइज। चलो चलो सही है ना। तो फिर तो आप फुल लेंथ आप स्टार्ट कर दो अभी, राइट टाइम यही है, आप फुल लेंथ स्टार्ट कर दो। हाँ, फुल लेंथ में सोच रहा हूँ सर, लेकिन थोड़ा फोमो हो रहा है, एक भी नहीं लगाया अभी, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं फोमो नहीं पता नहीं नहीं कितना ही मार्क्स आएंगे। नहीं 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 नहीं, यही यही राइट टाइम है फुल लेंथ टेस्ट लगाने का। इट इज़ द राइट टाइम। और ज़्यादा भी नहीं लगाना है अपने को, 10 से 15। और वो भी इसलिए क्योंकि सेक्शनल में हमने जो भी पढ़ा है, प्लस हम इतने टाइम से हमारे नोट्स, हमारे जो भी डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं, हम उनको पढ़ते जा रहे हैं। तो उससे क्या एक तरीके का नॉलेज पुल हो गया आपके पास। अब उस पुल का यूज़ करो, और यूज़ करो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और विथ ए गिवन टाइम बाउंडेशन। तो उसमें अगर आप यूज़ करोगे ना, तब आपका जो जो भी आपने पढ़ा है सेक्शन में, देखो मार्क्स लाना तो रिलेटिवली आसान होता है, फुल लेंथ में हार्ड होता है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर का पोर्शन भी आता है। साथ में भी आपने PT 365 वगैरह कर ली होगी, आई होप। जी सर, हाँ, तो जब आप 2 बार उसको, कर ली हाँ, आई हुई है। तो यही राइट टाइम है अपने नॉलेज को अब टेस्ट करने का। सब पढ़ लिया हमने, सेक्शन वगैरह सारे हो गए, अब टेस्ट करो अपने नॉलेज को। ट्राई टू गिव एटलीस्ट 10 फुल लेंथ टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स। ट्राई टू एटलीस्ट 10 to 15, और ये राइट टाइम है। ओके सर। सर जो आपने जैसा बताया था सर, मॉक्स पे ही अपना प्रिंट आउट लेके उन्हीं पे अपना नोट करते जाना जो नहीं आ रहे हो, बिल्कुल, तो वही बिल्कुल। मैंने किया है। और उसी को मैं अब रिवाइज करना भी शुरू कर दिया है, सेक्शनल वाले जो मॉक थे मेरे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा कर रहे हो, है ना। और जो पुराना एक्यूमुलेटेड है नोट, जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे उस समय पे जो मॉक्स के, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना देखो, शुरू कर दिया है, मॉक्स को भी ये मैंने अपने हिंदी में, नोट्स के देखो साथ। देखो देखना ऐसे, ये मैंने हिंदी में पेपर दिया ना, तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, साथ में मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है ना, ये भी यहाँ पे लिख दिया है। जी तो देख रहे हो, मतलब जो भी पढ़ा है उसी में ही आप लिख लो, क्वेश्चन पेपर में लिख लो। जी सर, सर ऐसे ही मैंने भी किया हुआ है। हाँ। आप ही ने बताया था। हाँ हाँ, चलो अच्छा है। अच्छा, किसी ने मैसेज में ये पूछा है कि सर आप पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हो क्या? देखो हाँ, मैं पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो जिसको भी अगर मान लो अगर लेना हो तो वो एक बार मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे, है ना। ओके सर। अच्छा, और किसका कोई डाउट? सर कॉम्प्रहेंशन, जो सीसेट वाले कॉम्प्रहेंशन होते हैं, उनकी मतलब उनको कैसे करना चाहिए, और उनको सीखना मतलब अगर सीखना है थोड़ा कि कैसे करना चाहिए? देखो, कॉम्पिटिशन में 2-3 टाइप के सवाल पूछते हैं, है ना। एक तो अजम्पशन, और दूसरा ये पूछता है कि इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो। 2 टाइप के हैं। तो देखो, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन मत पढ़ो, सबसे पहले आप ये पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में देखो कि ये अजम्पशन पूछ रहा है या कंक्लूजन पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से थोड़ा प्रोसेस आपका होना चाहिए। और फिर आप क्वेश्चन पे वापस आओ, है ना, जो भी आपका पैसेज दे रखा है उसको पढ़ो, और देखो कि ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, तो फिर देखो कि आप किसको रिलेट कर पा रहे हो, किसी ऑप्शन को, और फिर जो भी मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो उसको आप टिक कर सकते हो। देखो, मैं तो यही करता हूँ पर्सनली, बाकी डिफरेंट की स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है। मैं यही करता हूँ पहले सर कॉम्प्रिहेंसिव पूरा पढ़े या फिर बीच में पढ़ के फिर तो ऑप्शंस पे आ जाए, ऐसे कर ले? फिर कॉम्प्रिहेंस काफी बड़ा होता है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के देखो ये है ना, पहले क्वेश्चन। हाँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन देखो, कुछ क्वेश्चन को या कुछ कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी रहते हैं, तो उसको आप आधा पढ़ोगे आपको लग जाएगा कि यार ये यही बोलना चाह रहा है, और साथ में आपने क्या ऊपर से नीचे वाला जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो भी आपने देख लिया कि लगभग ये यही बोलना चाह रहा है। फिर आप जब ऑप्शन देखोगे ना, तब ऑप्शन में भी आपका एक ऑप्शन हिट कर जाएगा, तो वो इजी क्वेश्चन है तो वो आप बना लोगे। पर ये कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। हाँ, टाइम है तो पूरा पढ़ लो, और फिर जब सबको पता है कि भाई जब टाइम कम होता है तब तो सब ऊपर से देखते हैं कि हाँ भाई कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, यस। और सर साइंस एंड टेक के जो पीवाईक्यूज हैं, हाँ, वो उनका रिपीट होने का चांस रहता है या फिर नहीं रहता? बहुत रेयर चांस है कि साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। हाँ बट सर। बट बट यही एक ऐसा हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और वो भी काफ़ी हद तक, क्योंकि इसकी थीम्स रिपीट होती रहती है।
सिम्स फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन अगर इन्होंने बायोटेक के पूछे तो अगले साल भी एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन बायोटेक के पूछेंगे। इसके अलावा कुछ रिसेंट टेक्नोलॉजी न्यूज़ है, किसी का माइक ऑन है ना, मान लो रिसेंट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल तो वो इस साल भी पूछेगा, है ना। तो ये कुछ रिपीटेड थीम्स है। अब हमें पता है कि भाई कि ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो भी रिसेंट में काफ़ी चल रही है, 5G हो गया, AI हो गया, है ना, तो जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये हो गए। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग वगैरह, है ना, या RNA इंटरफेस टेक्नोलॉजी, वैक्सीन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कई तरह की वैक्सीन टेक्नोलॉजीज़ है जो रिसेंट में न्यूज़ में रहती है। तो अब हमें पता लग गया कि ये टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने आने दो क्वेश्चन। इसके अलावा 2 बेसिक क्वेश्चन तो आएंगे डेफिनेटली। वो मे भी हो सकता है कि कोर फिजिक्स से दे दें, या कोर केमिस्ट्री, या कोर बायोलॉजी। कोर बायोलॉजी से देने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये मतलब इनकी थीम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, रिपीट क्वेश्चन होता है हिस्ट्री। विजन वाला पीटी ही बेस्ट है ना, मतलब उसकी रिवीजन कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स। बिल्कुल, विजन IAS का PT ही बेस्ट है। यस सर, हाँ। चलो, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं। सर मुझे आपसे पर्सनल मेंटरशिप चाहिए। आप है ना, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, है ना। तो चलो ठीक है, लेट्स एंड द सेशन। ठीक है, एंड करते थैंक यू हैं। सर। वेलकम। अगर कोई आपका डाउट रह गया होगा तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना आप, ठीक है। डेफिनेटली सर। चलो ठीक है, सर। बाय 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 थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।